दोस्तों कोर्ट में सिविल केस कैसे दायर किया जाता है और उसकी क्या है पूरी प्रक्रिया। दोस्तों आज हम लोग इसी मुद्दे को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। दोस्तों जय नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों कोर्ट में दर्ज कराने वाले मुकदमे दो तरीके के होते हैं, आपराधिक, सिविल। अगर आप कोर्ट में एक सिविल केस दर्ज कराना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। दोस्तों सिविल मामले जो होते हैं दोस्तों आमतौर पर पैसों या संपत्ति की वजह से हुए झगड़ों से जुड़े होते हैं। और भारत में अगर आप किसी परेशानी में हो जहां कोर्ट के समर्थन की आपको जरूरत है तो ऐसे मामलों में दर्ज कराने का क्या तरीका है, क्या प्रक्रिया है, उसको समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो सिविल केस दायर करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत कठिन नहीं है और एक सिविल केस सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दिए गए दिशा निर्देशों के हिसाब से तैयार होता है। दोस्तों और इसकी जो प्रक्रिया है, जो चरण है, उसको समझ लेते हैं। और किसी भी सिविल केस को कोर्ट में दर्ज करने से पहले आपको दूसरे पक्ष को एक लीगल नोटिस भेजना होता है, जिसमें मैंने पीछे एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और इस नोटिस के आधार पर यदि वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने को राजी हो जाते हैं तो मामला दर्ज नहीं किया जाता। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले आपको प्लेंट दायर करना होता है। दोस्तों मुकदमा दायर करने की लिखित शिकायत तैयार करनी होती है और लिखित शिकायत में क्या क्या बातों को शामिल करना है उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों कोर्ट का नाम, अगर वैवाहिक मुकदमा है तो विवाह के दोनों पक्षों का नाम और पता, वो धाराएं, वो आदेश, उसका एक संक्षिप्त विवरण बता के कोर्ट को देना होता है जो कोर्ट के क्षेत्राधिकार में है। दोस्तों और जो वादी है उसको सारे दस्तावेज उपलब्ध कराने होते हैं कोर्ट को, और वादी की तरफ से इस चीज की पुष्टि करनी होती है कि लिखित शिकायत में जो कुछ लिखा गया है वो सच है। इसके बाद आपको एक वकालतनामे की जरूरत होती है। दोस्तों बता दें कि वकालतनामा एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से जो मुकदमे के पक्ष का वकील होता है उसको कोर्ट में यह अधिकार दिया जाता है कि वो आपकी तरफ से प्रतिनिधित्व करेगा। दोस्तों अब इसके बाद समझ लेते हैं दोस्तों वकालतनामे को भी समझ लेते हैं कि उसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है। दोस्तों कोर्ट जो भी फैसला देती है उसके लिए वकील को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, यही वकालतनामे का मेन पॉइंट होता है। दोस्तों और कार्यवाही में जो सभी खर्च और लागत का जो भुगतान होता है, जो वहन होता है, वो मुवक्किल द्वारा किया जाता है। और अगर पूरी फीस नहीं दी जाती है तो वकील के पास ये अधिकार है कि वो दस्तावेजों को अपने पास रख ले और कार्यवाही के दौरान अगर मुवक्किल चाहे तो कभी भी अपने वकील को केस से अलग कर सकता है। इस पे भी दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो जाकर आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने केस में किसी वकील को बदलना चाहते हैं तो क्या क्या प्रक्रिया तो करनी पड़ेगी आपको। अधिकतर डाइवोर्स के केसेस में होता है कि कोई वकील परेशान करता है और आप चेंज करना चाहते हैं तो आप जाके प्रक्रिया को समझ सकते हैं। दोस्तों इसके बाद वकील अपने विवेकानुसार मुवक्किल के हित के लिए अदालत में कोर्ट की सुनवाई के दौरान निर्णय ले सकते हैं और उन्हें इसका पूरा अधिकार होता है। दोस्तों साधारण शब्दों में समझे तो वकील सुनवाई के दौरान अपने विवेकाधिकार से काम करता है। दोस्तों और प्लेंट और वकालतनामा दोनों तैयार करने के बाद इन्हें कोर्ट की रजिस्ट्री में सबमिट करना होता है। और दोस्तों ये भी समझिएगा कि रजिस्ट्री हर अदालत में स्थित एक दफ्तर होता है जो अदालत में मामलों और कोर्ट फॉर्म्स की जानकारी प्रदान करता है। दोस्तों अब इसके बाद दोस्तों प्लेंट और वकालतनामा रजिस्ट्री में दायर करने के लिए आपको कोर्ट फीस जमा करनी होती है जो आपके मुकदमे की वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। और इस मामले के लिए कोर्ट फीस और स्टैंप ड्यूटी अलग होती है। दोस्तों आपको बताते चलें कि अगर जमीन का किसी तरीके का कोई मुकदमा होता है तो उसमें बहुत ही कम अमाउंट होता है, वो भी जमीन की वैल्यू के हिसाब से तय होता है, मतलब बहुत ज्यादा फीस नहीं होती है। दोस्तों इसके बाद हियरिंग की शुरुआत होती है। पहली सुनवाई में अगर कोर्ट को लगता है कि मामला लड़ने लायक है तो अगली सुनवाई की तारीख तय की जाती है। इसके बाद वादी को कोर्ट में प्रोसीजर फीस जमा करनी होती है और प्रतिवादी को प्लेंट की 2 कॉपियां देनी होती है जिनमें से एक स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जानी चाहिए और एक साधारण पोस्ट है। और ये काम ऑर्डर जारी किए जाने के 7 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। दोस्तों ये सारी प्रक्रियाएं एडवोकेट ही करता है। इसके बाद प्रतिवादी को सुनवाई की अगली तारीख में प्रस्तुत होने से पहले अपना एक पक्ष लिखित बयान के रूप में दर्ज करना होता है। दोस्तों और ऐसा करने के लिए ऑर्डर 1.5 से 30 दिन का समय उसे दिया जाता है और यह अधिकतम अवधि जो है 90 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद प्रतिवादी के बयान का जवाब होता है वादी द्वारा तैयार किया जाता है, जिसके बाद अगर कोई अन्य दस्तावेज होते हैं तो उन्हें भी फाइल किया जाता है। इसके बाद प्लीडिंग शुरू होती है। दोस्तों इसके बाद दोस्तों सिविल कार्रवाई का अगला कदम होता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, जिसमें कोर्ट इन मुद्दों को एकत्रित करती है, उनके आधार पर बहस हो सके, गवाहों से पूछताछ हो सके। ये इशूज ही मामले में दायर होते हैं जिनके भीतर दोनों पक्षों को रहना होता है। इसके बाद अगर जरूरत हो तो गवाहों को भी कोर्ट में पेश किया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, जिसके बाद कोर्ट में अंतिम सुनवाई की तारीख तय की जाती है। दोस्तों और इस फाइनल हियरिंग में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद में कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुनाती है। और अगर आपका मुकदमा सत्र अदालत या हाई कोर्ट में दायर है तो अदालत के फैसले को आप चुनौती दे सकते हैं। दोस्तों और ध्यान रहे कि हाई कोर्ट में सुनाया गया फैसला अंतिम फैसला होता है जिसको किसी भी हाल में चुनौती नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का सुनाया हुआ फैसला, जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती। दोस्तों कोई सवाल जवाब होगा पूछिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।